हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 1757 से लेके 1947 तक, मतलब लगभग 200 वर्षों की कहानी हम लोग क्या है कुछ वक्तों में पढ़ लेंगे, कुछ समय पर पढ़ लेंगे। और यहाँ आज जो ये वीडियो बन रही है ये हिस्ट्री यानी कि इतिहास की टोटल कहानी पढ़ेंगे। इतिहास की टोटल पढ़ेंगे और ये क्या है 12th और 10th ये दोनों, और इसके अलावा रेलवे की सभी कंपटीशन क्लासों के लिए भी ये जरूरी होती है, ठीक है। और 10th और 12th के लिए 100% VVI, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इससे टकराती है। अधिकतर पर क्या होती है क्वेश्चन टकराती है, और एक एक जो VVI होगी उसे हम लोग वर्णन करेंगे, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो दोबारा मिल सके। देखते हैं, शुरू करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करें 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी। किसकी युद्ध हुई थी? प्लासी की युद्ध हुई थी, और ये 23 जून को हुई थी। कब हुई थी? कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी, और इसी युद्ध के शुरुआत अंग्रेजों ने अपनी नींव यहां डाल दिया। इसी युद्ध के शुरुआत अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपना नींव डाल दिया। बताई जाती कि उस समय के जो नवाब थे सिराजुल दौला, कौन था? सिराजुल दौला, वो यहाँ के नवाब थे, और नवाब होने के वजह बताए जाते हैं कि उन्होंने एक काली कोठरी बनाई हुई थी। कौन सी? काली कोठरी बनाई हुई थी, और उसी में अंग्रेजों के काफी ऐसे व्यक्तियों को वो कैद करके रखे हुए थे। बताई जाती कि उस कोठरी में काफी ऐसे व्यक्ति क्या हो गए? मारे गए। क्या हो गए? मारे गए। और एक व्यक्ति बताए जाते हैं कि बच के क्या होता है कि भाग कर चले जाते हैं अंग्रेज के पास। लॉर्ड क्राइवल, उस समय कौन थे वहां के शासक? लॉर्ड क्राइवल वहां के शासक थे। और वही शासक क्या होते हैं कि उन्हीं के पास चले जाते हैं, और जाने के बाद वो अपने सेनाओं को सुनाती है ये कहानी, और सुनाने का लॉर्ड क्राइवल क्या करता है, अब वहां से उन्होंने युद्ध करना शुरू कर देते हैं। किससे? सिराजुल दौला से। और बताया जाती कि उन्होंने इतना टेक्निक, उसके पास ओनली 300 सेना थे। कितनी सेना थे? 300। और सिराजुल दौला के पास लगभग 20,000 सेना थे। कितना? 20,000 सेना थे। इसके पास 300, अंग्रेज के पास कितना? 300, और इसके पास 20,000 सेना थे। अब हराना क्या था? सिराजुल दौला को हराना मुश्किल था या ना आसान था? बहुत ही नामुमकिन का, वो हरा ही नहीं सकता था। कौन नहीं हरा सकता था? क्राइवल। क्या नाम था? क्राइवल। लॉर्ड क्राइवल क्या है, इसको हरा सकता था? बिल्कुल नहीं हरा सकता था। जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, और ये 300 सेना के साथ बताए जाते हैं कि 2000 यानी कि सिपाही से लड़ना शुरू किया। बताए जाते कि इन्होंने लड़ नहीं सकता था, जिसके कारण इनके जो सेनापति थे, सिराजुल दौला के जो सेनापति थे, जो मीर जफर था, क्या नाम था? मीर जफर, उनको इन्होंने लालच दिया। क्राइवल ने क्या किया? इसको लालच दिया कि तुमको हम नवाब बना देंगे, बंगाल का क्या बना देंगे? नवाब बना देंगे। जिसकी वजह से उन्होंने सिलेंडर कर दिया। कौन? सेनापति मीर जफर ने क्या कर दिया? सिलेंडर कर दिया, और जिसके वजह से बताए जाते हैं कि इसको आसानी तरीके से हरा दिया गया, उसको मार दिया गया, ठीक है। और हराने के बाद बताए जाते हैं कि किसको कासिम, इसी को यानी कि एक तरीके से हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। कौन सी युद्ध हुआ ये? प्लासी का युद्ध। यहाँ तक समाप्त। ये समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए कि 1757 में ही बताया जाता है कि 57 के बाद सिराजुल दौला के बाद उनका मीर जफर क्या बनता है? वहां का नवाब बनता है। कहाँ का नवाब बनता है? बंगाल का। 1760 में क्या होता है कि मीर कासिम को यानी कि पहला नंबर यानी कि वाडी वासा का युद्ध होता है। किसका? वाडीवास का युद्ध होता है। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है, दो यूरोप देशों के बीच होता है, और उसमें से फ्रांसीसी को हारनी पड़ती है। और इनके तुद बताए जाते हैं कि मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया जाता है। मीर जफर को हटा के किसका बना दिया जाता है? मीर कासिम को। अब पानीपत की तृतीय लड़ाई यानी कि क्या हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुई थी पानीपत की तृतीय लड़ाई। और तृतीय लड़ाई में क्या है? अहमद शाह बदाली और मराठा के बीच हुआ था, ठीक है। और इससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रथम लड़ाई 1526 में हुई, जो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय लड़ाई 1556 में हुई, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों आपकी लड़ाई ये समझ में आ गई, ठीक है। ये पानीपत की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? पानीपत की लड़ाई थी। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग देख ले 14 अक्टूबर 1764 में हम लोग जानते होंगे बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, जो मीर कासिम को अब हटाकर किसको यानी कि वहां का यानी कि नवाब बना दिया गया? मीर जफर को। मीर जफर को जिन्होंने सिलेंडर किया था, धोखा दिया था। किसको? सिराजुद्दौला को, जिसका सेनापति यानी कि सेनापति था, उसको धोखा दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसी को क्या बना दिया गया? मीर जफर को क्या बना दिया गया? कहाँ का नवाब बना दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया। और ये कब? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध हुआ था, उसी बक्सर के युद्ध में, ठीक है। आप लोग क्या याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764। इस बात की ख्याल रखिएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तैयार होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गई। देखिए बक्सर की युद्ध के बाद जैसे क्या है कि मीर जफर को यानी क्या बना दिया गया? वहां का नवाब। अब मीर जफर जब नवाब उसको बना दिया मीर कासिम को हटाकर, तब मीर कासिम क्या हुआ कि अब वो भागा मगध। वहां शुजाउद्दौला यानी कि वहां का नवाब था, तो वहां गया, उनसे मदद मांगा। उसके बाद फिर वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचा किसके पास? तो आलम के पास, शाह आलम के पास क्या हुआ? दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली पहुंचने के बाद उनसे मदद मांगा। अब क्या हुआ कि हेक्टर मुनरो ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो था। और यहाँ पे अब क्या हो गया था? तो कौन कासिम था? मीर कासिम और शुजाउद्दौला था। और क्या नाम था एक बार? आलम, शाह आलम, शाह आलम। ये तीनों क्या हो गया कि युद्ध में यानी कि इससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। और इसके बाद हेक्टर मुनरो ने, ये अंग्रेजों की तरफ से था, ये तीनों को युद्ध को दबा दिया। अब इसका क्या था? अंग्रेजों का सिर्फ नवाब क्या अधिकार था? बंगाल पे, वहां के नवाबों को ही वो चलाता था, अधिकार था। अब मगध पहुंचा, दिल्ली तक ये क्या हो गया? पहुंच गए। दिल्ली तक इनके अधिकार होते चली गई। किसकी? अंग्रेजों की। अब यहाँ पे अंग्रेजी देखो अब बढ़ते जा रहा। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्ता। और वो क्या होती थी? एक टैक्स होती थी। अस्थाई के स्थान पे यानी कि अस्थाई बंदोबस्ता बना दिया गया और टैक्स लिया जाता था उन जगहों से, वहां के व्यापारियों से। और जो यानी कि जो जमींदार थे उन्हें मालिक बना दिया था। हम लोग ये जानते हैं अस्थाई बंदोबस्ता के नियम, है कि नहीं। और उस समय वहां के यानी कि गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो इंपोर्टेंट होगा, जो बीबीआई होगी, वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि बीच की छोड़ देंगे। जो इंपोर्टेंट होगी, लगेगा कि हाँ ये पूछी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा चांस है, तो वही सब हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये अस्थाई बंद व्यवस्था है। कब लागू किया गया था अस्थाई बंद व्यवस्था? कब? 1793 में। अब इसके बाद देखिए 1806 में वेलोर का युद्ध हुआ। वेलोर के जितने भी सिपाही थे ना, वो युद्ध कर दिया। ये युद्ध विद्रोह इसलिए कर दिया, विद्रोह ये इसलिए क्या, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि वहां जो सिपाही था ना, तो हिंदू सिपाहियों को कहता था कि कोई टिक्का चंदन नहीं लगाएगा, कोई क्या कहते हैं पूजा नहीं करेगा, काफी ऐसी चीजों पर उनको पाबंदी कर दिया गया। ठीक है, कोई मंत्र नहीं बोले, यानी कि काफी ऐसी चीजों पे पाबंद कर दिया। और कहा गया कि जो मुस्लिम थे उन्हें कहा जाता था शेविंग करके आओ, ठीक है, एकदम क्लीन। और इस तरीके से लोगों को कहते थे कि आने के लिए, तब से सिपाही में भर्ती होंगे। तो इन तरीके पर उन्होंने क्या कर दिया, वेलोर का युद्ध, यानी कि वेलोर का यानी कि सिपाही विद्रोह कब हुई थी? 1806 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1813 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। चार्टिस्ट अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के थ्रू बताया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार शुरू हो गई। वहां पे क्या हो गया, व्यापार कह दिया गया वहां पे 1813 में कि भारत के साथ ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। एकदम फुल्ली लागू कर दिया कि हाँ ये नियम कंफर्म। कब? चार्टिस्ट अधिनियम पारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चार्टिस्ट अधिनियम। इसके बाद 1833 में एक और आया चार्टिस्ट अधिनियम। ठीक है, और ये बताया जाए कि इसके तहत, और इस चार्टिस्ट में बताया 1800 यानी क्या हुआ था कि 33 में लॉर्ड वेटिंग और एक नाम था राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे हम लोग।
ठीक है। बताई जाती है कि जो 17 धारा था ना, धारा 17 इसे समाप्त कर दिया गया। धारा 17 से क्या में था, तो ये सती प्रथा था। क्या था? सती प्रथा। और इसमें होता क्या था कि जो एक पत्नी होती थी ना, तो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती थी, जान को त्याग देते पति के मरने के बाद। जो राजा राम मोहन राय था ना, तो इनके भाई थे, और जो भाई की यानी कि जो पत्नी थी ना, तो वो जब यानी कि ऐसा हुआ था ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 510 ईस्वी से ही यानी कि 510 ईस्वी में भी सती प्रथा पे कुछ प्रतिबंध लगा था। ठीक है, उस समय प्रचलित था, पर आस्ते आस्ते नियम कितना होता है कि तोड़ देता है, छोड़ देता है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो परंपरा को पकड़ के ही रखता है कि नहीं। कुछ व्यक्ति छोड़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचा, 1833 में पहुंचा। और अंग्रेज लॉर्ड वेटिंग और राजा राम मोहन राय, ये दोनों मिलकर के सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये इससे पहले लॉर्ड वेटिंग की काल थी, और ये लॉर्ड वेटिंग की काल आ गई, और ये 1829 में सती प्रथा को खत्म किया गया था। कब खत्म किया गया? 1829 में। फिर 1830 में उन्होंने जैसे बाल हत्या होता था, बच्चे की हत्या भी होती थी, पता है? बलि 1830 में। कब? 1830 में। और बालक का क्या होता था कि बलि चढ़ाई जाती थी, आदमी का बलि चढ़ाया जाता था, बच्चे का बलि चढ़ाया जाता था। इस सब प्रथा को, नियम को क्लोज कर दिया। कौन? अंग्रेज और राजा राम मोहन राय, ये दोनों मिलकर ये सब क्लोज कर दिया। ये जीके बन रही है, ये जीके बन रही है। सती प्रथा को कब खत्म किया गया? 1829। और ये क्या कहते, बाल हत्या पे प्रतिबंध कब लगा दिया गया? ठीक है, ये सब कोई दिक्कत। जो अमेंडमेंट है उसे हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। आगे देखिए, आगे लिख लिया है यानी कि 1848 डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, यहाँ के जो जनरल गवर्नर कौन बने आप? लॉर्ड डलहौजी। इनकी जो देखो नीति कैसा था, विलय, हड़प, क्या है, गोद निषेध। गोद निषेध ये क्या होता है? तो ये होता क्या था पता है? कहा जाता है, इन्होंने अपने काल में कहा था कि जैसे कोई राजा है, ठीक है, तो राजा के पास अगर कोई बच्चे हो तो ठीक है, उसी का राजा यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। पर बताए जाते थे कि पहले क्या होता था कि अगर राजा का बेटा नहीं होता था ना, तो लोग पहले गोद ले लेता था, किसी को गोद लेकर राजा बनाता था। ठीक है, और जिसमें हुआ क्या था कि इन्होंने क्या लगा दिया? निषेध। गोद पे क्या लगा दिया? कोई बच्चा को गोद नहीं लेगा। अब हुआ क्या कि जैसे झांसी की रानी, उसके पास कोई पुत्र था, एक पुत्र था जो छोटा, पुत्र था जो वो छोटा था। वो राजा तो राज करने के जरूरत तो था नहीं, क्योंकि उनके जो यानी कि झांसी का जो राजा था वो तो मारे जा चुके थे, उनके जो पति थे वो मारे जा चुके थे। तो झांसी की रानी उस समय क्या होते थे, गद्दी पे किसी को बैठा नहीं सकता था, क्योंकि उनके जो बच्चे थे बहुत छोटे थे। और हड़प नीति यहाँ तक बताई जाती है कि इन्होंने हड़पना स्टार्ट किया 1848 में। तारा, अम्पा, सहिक, इसके अलावा 1849 में जैतपुर, 1893 में झांसी, गंधार राव, यानी कि यहाँ तक उन्होंने हड़पना स्टार्ट की जगह जगह पे। बताइए कि अवध को हड़पा, वहाँ के नवाब कौन थे? वाजिद अली। और झांसी का यानी कि गंगाधर राव। और इसके बाद क्या है? 1853 में। पर इनके डलहौजी ने इन्होंने क्या किया था कि शिक्षा पे सुधार करवाया, शिक्षा पे सुधार कराया। मुंबई हो गया, क्या कहते हैं, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये सभी जगह पे बताई जाती कि उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया। कौन? डलहौजी ने। अब इसके बाद 1853 में ही रेलवे की शुरुआत किया गया। कब? 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की शुरुआत किया गया था। और पहली बार मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर चला। कितने? 34 किलोमीटर चला। दूसरी बार बताए जाते हैं कि इन्होंने कोलकाता से क्या है, रजनीगंज गाड़ी चला, रानीगंज क्या हुआ कि गाड़ी चलाई गई थी दूसरी बार। और इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि पहली बार यानी कि क्या कहते हैं कि मेट्रो की शुरुआत है ना 1984 में किया गया था, वो भी कोलकाता में। कहा? किस चीज की शुरुआत? मेट्रो की शुरुआत। फिर 2002 में दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की गई। कहा? है ना, यानी कि पानी में, मतलब वाटर ग्राउंड जिसे कहा था, वाटर ग्राउंड। पहली बार रेलवे कहाँ चली थी? कोलकाता में। और ये बताए जाते हैं कि वहां चलाई गई थी। और इसके बाद बताए जाते हैं कि हम लोग ये जाने कि 1984 में ही बताई जाती कि मेट्रो की शुरुआत पहली बार कोलकाता में किया गया था। और दमदम
जगह का नाम क्या था? दमदम, उन्हीं जगह पे। और दिल्ली में चलाई गई थी कब से? 2002। क्या? मेट्रो। यहाँ तक तो हम लोग को पहले ये सब समझ में आ गई, रेलवे की शुरुआत। ठीक है, रेलवे की शुरुआत कब किया गया था? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में। और दूसरी बार बताए जाते हैं कि पहली बार चली और दूसरी बार कोलकाता में ही चला। और कलकत्ता से चला था, कोलकाता से रानीगंज। ठीक है, ये बात समझ में गई इतना तक। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद भी बताए जाते हैं कि नियम तरीके डलहौजी के काल में बनते गए। ठीक है, और बताए जाते हैं कि 1856 में यानी कि लॉर्ड डलहौजी और ईश्वरलाल विठल सागर ने इन्होंने यानी कि विधवा पुनः विवाह योजना लागू किया। कौन? विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया। कौन? ईश्वर चंद्र विठल लाल। ठीक है, कौन थे? ईश्वर चंद्र विठल लाल और लॉर्ड डलहौजी मिलकर इन्होंने क्या किया? विधवा पुनः विवाह। ये तो हम लोग जानते हैं, जिसका हस्बैंड मर जाए उस पत्नी को दोबारा विवाह करने की, जिसे हम लोग बहू प्रथा कहते हैं, है ना। बहू प्रथा पर चलते बहू का विवाह दोबारा कर दिया जाए, बहू प्रथा कहलाते थे। इसके बाद ये इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देख लें कि इसके बाद 1857 की क्रांति, ये हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति में पहली बार अपनी जान गंवाने वाला अब इसके बाद देखिए कि 29 यानी कि जैसे मंगल पांडे को कब फांसी, यानी कि 1857 की क्रांति में, तो 29 मार्च में बैरकपुर से, कहां से? तो बैरकपुर से लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? विद्रोह करना शुरू कर दिए। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? वहां के सेनाओं ने विद्रोह करना शुरू कर दिए। और 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी। हम लोग इंपोर्टेंट है, जो भी आए हैं वही हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब इसके बाद 11 मई को यानी कि सभी सेनाओं ने कहा पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। कहां पहुंचे? हम लोग जानते हैं कि 10 मई को मेरठ में क्रांति हुआ था। ठीक है, सेनाओं को लेकर ही विद्रोह हुआ था, जिसको तत्कालीन क्रांति भी कहा जाता है। और यहाँ पे यानी कि मंगल पांडे का ही एक कारण था जिसको तत्कालीन कहा जाता है। और 11 मार्च को सभी ने कहा पहुंचा? सभी सेना दिल्ली पहुंचे। बताया जाता है कि 12 मई को बताया जाता है कि उन्होंने दिल्ली पे अधिकार कर दिया। सभी ने क्या कर लिया? सभी सेना मिलकर दिल्ली पे अधिकार कर लिया। कब? 12 मई को उन्होंने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 5 जून को बताए जाते हैं 1857 में ही उन्होंने झांसी पे यानी कि झांसी के हर एक क्षेत्रों पे अब इन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया। झांसी से विद्रोह होना शुरू हो गए, नाना साहब लड़ना शुरू हो गए, टट्टे टोपी लड़ना शुरू कर दिए। सभी के सभी जगह विद्रोह स्टार्ट हो गए। उसी विद्रोह को ही हम लोग कहते हैं 1857 की क्रांति। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई ये सब। 1857 में वहां का जो वाइसराय कौन बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन बना था? कॉर्नवालिस था या कैनिंग था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब वहां पे पहले क्या थे कि गवर्नर जनरल होता था, अब वाइसराय होना स्टार्ट हुआ 1857 के क्रांति के प्रति ही, यानी कि वाइसराय घोषित कर दिया कि नहीं अब प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। अब 1861 में हम लोग देखें, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग जाने। 1861 में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया, उच्च हाई कोर्टों की। जैसे मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया, मुंबई में स्थापना किया गया, कलकत्ता में जो बड़े नगर थे उन जगहों में हाई कोर्ट की स्थापना करना शुरू कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। अब 1872 में कूका विद्रोह हुआ। कौन? कूका एक विद्रोह है। ठीक है, कूका विद्रोह हुआ था। ठीक है, यानी कि कब? 1872 में। और 1872 में ही हम लोग जानते हैं कि पहली बार जनगणना हुई थी। कब हुआ था? 1872 में। 1881 में नियमित रूप से नियम बन गई कि हर एक प्रत्येक 10 सालों में जनगणना होगी। कब से? 81 में। इससे पहले 1876 में एक नियम बना जो लाइसेंस के लेकर क्या बनाया गया था? एक नियम बनाया गया। कौन सा नियम? तो बताया था कि भारत शस्त्र अधिनियम। क्या बनाया था? शस्त्र अधिनियम 1876 में। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बंदूक रखता है, पिस्तौल रखता है, तलवार रखता है, उस सब के लिए क्या बनाया गया?
लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप किसी भी प्रकार का हथियार रखते हैं तो लाइसेंस होना, जैसे अभी गाड़ी का लाइसेंस। हाँ, और व्यापार भी करते हैं तो उसका लाइसेंस होना जरूरी है। बिना लाइसेंस का आप किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 1878 में वर्नर कुलर एक्ट बनाई गई। क्या बनाई गई? वर्नर कुलर एक्ट। और सब इसके थ्रू क्या होती थी? प्रेस की जांच होती थी। अब यहाँ पे होता क्या था, इससे पहले की कहानी सुनिए। इससे पहले प्रेसों को आजादी मिली। क्या मिली? आजादी मिली कि आप लोग पेपर छाप सकते हैं। जब पेपर छापने की बात आई तो लोग छापना शुरू कर दिए। जब छापना शुरू कर दिए तो यानी कि जो काम होती थी वो छाप देता था, और जनता खूब गुस्सा में आ जाती थी, यानी क्रोध में आ जाती थी। इसलिए आ जाती थी क्योंकि सरकार गलत नीति अपनाता था, गलत कार्य करता था, जिसकी वजह से क्रोध में आ जाता था। यह सब देखते हुए कि वर्नर कुलर एक्ट को पारित किया गया, और इनको कहा गया कि जो भी व्यक्ति अगर कोई यानी कि प्रिंटिंग प्रेस या पेपर का आविष्कार करता है, उससे पहले एक पत्र वाइसराय को दो और उसके टीम को दो। जो सरकार है उसके पास पहले पहुंचाओ और फिर उसकी टीम के पास पहुंचाओ। जब रिसर्च टीम अगर वो कर लेगा, इसके बाद आप पेपर को छाप सकते हैं। वर्नर कुलर एक्ट से बचने के लिए ही अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी रातों रात भाषा चेंज कर लिया था। ये हम लोग जानते हैं ना, वर्नर कुलर एक्ट से बचने के लिए। कभी वर्नर कुलर एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। अब बताए जाते हैं कि 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन को यानी कि बताए जाते हैं कि इसे लोकप्रिय कहा गया। इसको क्या कहा गया? लोकप्रिय, मतलब लोगों का चहेता था ये। कौन? लॉर्ड रिपन। और इन्होंने वर्नर कुलर एक्ट जो था उसे 1882 में समाप्त कर दिया। कहा कि इसे बंद करो। प्रेस जो होती है ना, वो आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, वो जो मर्जी जैसे मर्जी छाप सकता है। प्रेस क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इस पे पाबंदी नहीं लगाया जा सकता था। इन्होंने बंद कर दिया था। किसको? वर्नर कुलर एक्ट को। ये बात समझ में आ गई आपको? और ये इन्होंने लॉर्ड रिपन के काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल का मतलब हम लोग जानते हैं ना, सोने का काल। और ये जरूरी नहीं स्वर्ण काल उसे कहा जाता है जहाँ सुख से व्यक्ति सामाजिक दृष्टि सभी तरीके से वो बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन करता हो, उसे ही स्वर्ण काल कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के काल में ऐसा होता था। इससे पहले और हम लोग चलते हैं तो इससे पहले हम लोग जाने 1869 में हम लोग जानते हैं गांधी जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का, जो हम लोग को नायक बने और आजादी दिलाए। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। लॉर्ड रिपन की काल को यानी कि क्या स्वर्ण काल के से भी नाम जाना जाता है। ऐसे लोग काफी पसंद करते थे, लोग इसे काफी पसंद करते थे। और 1885 में इसकी स्थापना हुई, भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई और कहा गया कि ये स्वतंत्रता के लिए बनाई गई है। इसके लिए स्वतंत्रता के लिए। कहीं कहीं पे 28 दिसंबर लिखता है और कहीं कहीं पे 25 दिसंबर, पर हम लोग 28 दिसंबर डायरेक्ट हम लोग लेके चलेंगे। क्या? दिसंबर ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्या लेके चलेंगे? दिसंबर ही लेके चलेंगे। दिसंबर 1885 में भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. होम। कौन थे? A.O. होम। और पहली बार बताए जाते कि इसका जो अधिवेशन हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने कौन बनते थे? दादा भाई नहीं, WC बनर्जी। कौन बने थे? वामेश्वर चंद बनर्जी। इसके बाद द्वितीय अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई? ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी क्या हुए थे कि 1893 में 1893 में कहाँ पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका गए। वो अपनी अगली पढ़ाई के लिए मैट्रिक का एग्जाम यहाँ दे चुके थे और उन्होंने अगली पढ़ाई के लिए कहाँ पहुंचे? दक्षिण अफ्रीका। कब? 1893 में। अब इसके बाद हम लोग जान ले कि दक्षिण अफ्रीका पहुंचे ना तो उसके साथ एक हादसा हुआ। एक हादसा यानी कि एक ट्रेन से उन्हें फेंक दिया गया, हादसा हुआ। और काले गोरे के भेद करते हुए, क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी और सेकंड क्लास में अंग्रेज बोले थे जाने के लिए। ठीक है, और नहीं जा रहे थे, जिनके वजह से उन्हें टीटी की सहायता से क्या कर दिया गया था? स्टेशन पे फेंक दिया। और जिसकी वजह से उन्होंने कहा इसका बदला दूंगा। और दक्षिण अफ्रीका में बताए जाते कि वहां नियम बना, एक अधिनियम बनाए गए कि काले के यानी कि इंडियन के लिए अलग नियम, कि उन्हें दस्तावेज रखनी पड़ेगी, ये दस्तावेज दिखानी पड़ेगी या जमा करनी पड़ेगी, यानी कि नियम बना। तो उस नियम के तहत बताए जाते हैं कि उन्होंने विद्रोह कर दिया, सत्याग्रह किए। कौन? गांधी जी। कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया और कहा कि सभी के लिए नियम एक होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और उस नियम कब चलाया गया? वो नियम कब चलाया गया था?
1906 में उन्होंने गांधी जी के पहले जीवन की सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में की गई थी। और यह भारत में 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी यहाँ। और इस समय इसके बाद बताई जाती जब भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई ना, कुछ वक्त बाद बताया जाता है कि लॉर्ड यानी कि क्या है डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन था उस समय शासक, उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है ना ये हिंदुओं की शासक है। किसकी पार्टी है? हिंदुओं की पार्टी है। क्या कहा गया था कि ये हिंदुओं की पार्टी है, जिसके कारण बताए जाते हैं कि काफी ऐसे मुस्लिमों को ठोस पहुंचा। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की, मुस्लिमों की एक पार्टी बनाया। कब? 1906 में। ये बात समझ में गई। उसके बाद हम लोग जाने कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। 1911 में रद्द कर दिया। 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाएगी। भारत की राजधानी कहाँ बनाएगी? कलकत्ता से दिल्ली बनाएगी। 1911 में ही जनगण मनगण के लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगण को लिखा। कब लिखे थे? 1911 में ही जनगण मनगण को लॉन्च किया गया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए ये सब बात तो आपको समझ में हो गई, आ गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखी हुई है। तो आगे देखिए हम लोग जाने कि 1915 में गांधी जी भारत आए। कौन आया भारत? गांधी जी भारत आए। मतलब जो जीके के साथ साथ जो मेन टॉपिक होंगे ना उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। 1915 में गांधी जी भारत आए और भारत आने के बाद बताए जाते उन्होंने देखा यहाँ की व्यवस्था काफी हालत बिगड़ चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बिगड़ चुकी थी। हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सब अलग अलग बताए जाते कि सबके अंदर फूट पड़ी हुई। फूट डालकर अंग्रेज क्या कर रहे थे? समोसा खा रहे थे और शासन कर रहे थे। ठीक है, क्या डालकर? फूट डालकर। और यह देखने के बाद क्या कि गांधी जी चौंक गए और ये बैठ गए। और कहा जाता है कि जब गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ना गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि कहीं भी जाओ तो फौरन एक्शन मत लो, फौरन एक्शन मत लो, पहले देखो समझो उसका अध्ययन करो, इसमें कारण क्या है, तब जाके उसके बाद कुछ भी करो। तो बताया जाता है कि उन्होंने आए तो साबरमती आश्रम की स्थापना किया। साबरमती आश्रम की स्थापना किए। और स्थापना के बाद बताया जाता है कि उन्होंने यानी कि चंपारण सत्याग्रह की। कौन सी सत्याग्रह की? चंपारण सत्याग्रह। यानी कि चंपारण के राजा राजकुमार शुक्ल ने उन्हें आवेदन दिया, निवेदन पत्र दिए और कहा कि मेरे पास आइए, मेरी परेशानी है, हमारी यहाँ परेशानी, उन परेशानियों को सॉल्व करे। जब गांधी जी आए वहां चंपारण, तो चंपारण आने के बाद क्योंकि उनको कहानी सुनाई गई। यहाँ 3 कठिया प्रणाली है। 3 यानी कि जब भी हम लोग फसल करते हैं या कोई खेती करते हैं या नील की हो या किसी भी प्रकार की, तो वो लोग अंग्रेज क्या करता है कि 75% वो ले लेता है और 25% ही छोड़ता है, जिसमें हम लोगों की जीवन यापन हो नहीं पाती है। तो यह सब प्रणाली सुनते हुए बताए जाते हैं कि अंग्रेजों ने धमकी भी दिया था गांधी जी को, फिर भी गांधी जी रुके नहीं, माने नहीं और उन्होंने विद्रोह शुरू किए। जब विद्रोह शुरू किए तब बताए जाते हैं कि यह विद्रोह सफल रहा, चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। जो 3 कठिया प्रणाली था जो 75% लेते थे वो 25% लौटाने की वादा किया गया, या 25% लौटाएंगे और 50-50% लोग अपना कार्य करेंगे। कौन परसेंट? 50-50% पर लोग यानी कि कार्य करेंगे और 25% लौटा दी गई थी। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। 3 कठिया प्रणाली को वहां समाप्त कर दी गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चंपारण सत्याग्रह आएगा, लिख लीजिएगा। खेरा सत्याग्रह 1917 में ही हुआ था। खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये सब क्या हुआ था 1917 में और गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 1919 हम लोग ये जानते हैं रॉलेट एक्ट। क्या? रॉलेट एक्ट कानून, जिसे एक कानून लाया गया जिसे काला कानून कहा गया। जब ये कानून लाए गए ना, इस कानून के तहत बताए जाते हैं कि किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को संदेह होती थी उसे पकड़ लिया जाता था। संदेह होती थी उसे, क्योंकि होता क्या था कि जितने भी क्रांतिकारी थे ना वो क्रांतिकारियों के रिसर्च के लिए ही काला कानून लाया गया था। ये कानून रॉलेट एक्ट कानून क्रांतिकारी को ही पकड़ने के लिए लाई गई थी। क्योंकि जो क्रांतिकारी होते थे, नेता सब होते थे, वो क्या करते थे, जगह जगह पे विद्रोह कर देते थे। तो थोड़ा सा संदेह होती थी ना, बिना वारंट दिखाए क्या करता था, उसे गिरफ्तार कर लेता था, खूब अत्याचार करता था, उसे मारता था, पिटता था, तोड़ देता था। ठीक है, बहुत यही सब अत्याचारों को लेते हुए बताए जाते हैं कि एक जगह बाग में यानी कि जलियांवाला बाग में लोगों ने मीटिंग बुलाया इस कानून के प्रति।
जब बाग में मीटिंग बुलाई गई तो ये 13 अप्रैल को बुलाई गई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 में बुलाई गई थी। और उसी बाग में बताई जाती है कि मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के तहत ही बताए जाते हैं कि एक अधिकारी आता है जिनका नाम क्या रहा। देखो उस समय क्या थे, जनरल डायर क्या था, उस समय नियुक्ति किया गया था। उन्होंने जलियांवाला बाग में क्या किया, एंट्री कर गया और एक ही दरवाजा से उन्हें बंद करवा दिया। सभी सेनाओं के साथ, अपने फौजों के साथ क्या किया, एंट्री कर गया और बंद कर दिया। बंद करने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। बताया जाता है कि 10 मिनट में 1600 चक्र गोली चली। कितने? 1600 चक्र गोली चला और काफी ऐसे व्यक्ति क्या हो गए, मारे गए। अफरा तफरी मच गई वहां पे। बताया जाती है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो थे वो क्या, कहाँ कूद के जान दे दी, कोई कुएं में कूद के जान दे दी, कहीं कुछ दे दिए। और इसी को हम लोग जलियांवाला बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि जलियांवाला बाग था, वहां बाग बगीचे ही थे, कुछ काफी ऐसे बाग बगीचे थे, पेड़ पौधे लगे हुए थे। ठीक है। इसके अलावा बताया जाता है कि ये पंजाब एवं अमृतसर के बीच में था। कहाँ था? पंजाब एवं अमृतसर के बीच में था। और इसी को ही हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड करते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई। अब यहाँ पे 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चलाई गई। क्या चलाई गई? असहयोग आंदोलन। अब बताए जाते हैं कि इन्होंने, गांधी जी ने कह दिया कि अंग्रेजों की सामग्री के साथ असहयोग करो। क्या करो? असहयोग करो। बताई जाती है कि जितने भी कपड़े होते थे, जो भी सामग्री मिलते थे, वो सभी को यानी कि जलाना स्टार्ट कर दिया। एकदम दीपावली की तरह एकदम धूम धड़का एकदम स्टार्ट कर दी। कौन? हिंदुस्तानियों ने। ये बताई जाती है कि असहयोग आंदोलन लगभग 1922 तक चले। कब तक चले? 1922, लगभग 2 वर्षों तक चला। और बताई जाती है कि एक चौराहे पे जब लोगों ने प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि सामग्री के प्रति, असहयोग के प्रति, असहयोग आंदोलन के प्रति जब यानी कि प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं पे बताई जाती है कुछ एसपी यानी कि कुछ डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया था वो आते हैं और आने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करवा देते हैं। उसमें क्या करवा देते हैं? फायरिंग करवा देते हैं। और वहां पे काफी ऐसे व्यक्ति मर जाते हैं, जिसे कहा जाता है एक चौरी चौरा हत्याकांड। चौराहे पे, एक चौराहे पे था, उसी चौराहे पे क्या कर रहा था, लोगों ने प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ कुछ हिंदुस्तानियों ने पगला गए। और पगलाने के बाद क्या हुआ कि पुलिस चौकी को सबको जला दिया। जितने भी पुलिस चौकी थे उसको तोड़ फोड़ जला दिया। काफी ऐसे व्यक्तियों को मार दिया गया। अब 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद 1928 में ही अब क्या हुआ था कि 1928 में हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत आया। कब आया था? 1928 में 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और भारत जब आया था ना, इसका स्वागत काले झंडे से किया गया था। किससे? काले झंडे से। और काले झंडे का अर्थ होती है साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और क्यों बोल रहा था? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो अंग्रेजी थे। ये 7 सदस्य थे और ये अंग्रेजी थे और भारतीय कोई भी नहीं था। ये कानून क्यों लाई गई थी? तो अंग्रेजों ने कहा था कि मैं प्रत्येक 10 साल पे कानून लाऊंगा। कितने साल पे? प्रत्येक 10 साल पे। हम लोग जानते हैं रॉयल एक्ट कब आई? 1919 में। कब आई? 1919 में। उसके बाद बताई जाती है कि 1900 कब आनी चाहिए? तो 29 में आनी चाहिए, पर कुछ कारणों की वजह से 1927 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। कब? 1927 में लॉन्च कर दिया गया था। और 1928 में भारत में एंट्री कराई गई। और इसमें धूम धड़ाका से बताई जाती है कि इसका यानी कि स्वागत काले झंडे से किया गया। और साइमन को कहा गया वापस जाओ। जगह जगह पर इसकी प्रदर्शन शुरू हो गई। और लाहौर में बताई जाती है कि लाला लाजपत राय मिल के वो क्या हो रहे थे कि अपने सभी सदस्यों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां पे बताई जाती है लाठी चार्ज के तहत लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, यानी कि बेहोश हो जाते हैं। वहाँ फिर हॉस्पिटल में भर्ती की जाती है और 2 दिन के बाद इनकी मौत हो जाती है। इसे ही कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आ जाए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 3 फरवरी को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 1929 में क्या हुआ कि लाहौर अधिवेशन हुई। क्या हुई? लाहौर अधिवेशन। ठीक है। और लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्षता थे, ये कौन थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। यानी कि स्वराज्य की मांग की गई थी। स्वराज्य दल की स्थापना हुआ था 1923 में। ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इनकी अध्यक्षता थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है कि 1929 में क्या थे कि जवाहरलाल नेहरू ने ये क्या किया, इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की प्रस्तावना को पेश किया। पेश करने का उस पर हस्ताक्षर हो गए कि हाँ ठीक है, हम लोग पूर्ण स्वराज्य की जाएगी। हमारे भारत है ना, पूरे भारत को स्वतंत्रता चाहिए। पूरे भारत को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने यानी क्या किया कि 31
31 दिसंबर 1929 को ही बताए जाते हैं कि उन्होंने क्या किया। 1929 को रवि नदी के तट पे उन्होंने झंडा गाड़ दिया। रात में रवि नदी के तट पे क्या कर दिया, झंडा गाड़ दिया और कहा कि हम लोग सभी मिलके 26 जनवरी को 1930 को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता, यानी कि क्या होंगे, स्वतंत्रता मनाएंगे। एकदम झंडे गाड़ दिए और पूरी देश क्या कर दिया, स्वतंत्रता मनाएंगे। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि 26 जनवरी को सभी मिलके क्या मनाए, स्वतंत्रता मनाए। ठीक है, और मनाने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इन चीजों से इनकार कर दिया कि नहीं, ये नहीं मिलेगी आजादी। सभी अफसोस करते हुए बताया जाता है कि विद्रोह किया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में चली। कब चली, 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन चली और दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। किसकी, दांडी यात्रा की। और ये दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि 12 मार्च को शुरू की गई थी। कब, 12 मार्च को शुरू किया गया 1930 में ही, और 6 अप्रैल को पहुंची गई। 6 अप्रैल को दांडी नामक एक स्थान, साबरमती आश्रमों से गांधी जी ने लगभग बताए जाते हैं कि 78 व्यक्तियों के साथ उन्होंने शुरू किया और दांडी नामक स्थान पर पहुंचा। वहां पे नमक कानून को तोड़ा और कहा नमक अपने हाथों से बनाएंगे। यह आंदोलन जगह जगह बिखरना स्टार्ट हो गए। सभी जगह कोई दांडी पहुंचा, कोई कहीं पहुंचा, कोई कहीं, सभी तत्वों पे पहुंच के अपने नमक कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिए। इसके वजह से बताई जाती है कि इरविन ने कहा कौन है वो व्यक्ति, बुलाओ उसको। उन्होंने सम्मेलन बुलाया, प्रथम सम्मेलन, यानी कि उन्होंने 12 नवंबर 1930 को बुलाया। कब, 12 नवंबर 1930 को बुलाया। कब बुला के, बुलाओ उस व्यक्ति को, देखते हैं उनसे समझौता करेंगे। जब वो, यानी कि क्या कि गांधी जी यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वो सम्मेलन में, प्रथम सम्मेलन नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो जेल में थे, और जिसके वजह से बताए जाते हैं कि ये सम्मेलन विफल रहा। अब यहाँ पे द्वितीय सम्मेलन बताई जाती है कि 7 सितंबर को 1931 में हुई। कब, 7 सितंबर 1931 में हुई। इस 31 में बताए जाते हैं कि वहां पे क्या हुआ कि गांधी जी पहुंचे और सभी मिलकर व्यक्ति क्या कर रहे थे कि वहां पे कि बताया जाता है कि आपस में ही बहस कर रहे थे। वो अपने जाति को, मुस्लिम लीग वाले अपने, भीमराव अम्बेडकर अपने, सभी अपने अपने में बहस कर रहे थे। जिसके कारण बताए जाते हैं कि फिर क्या हुए कि गांधी जी पहुंचे तब देखे तो गांधी जी पूरे देश के बारे में बात की। फिर भी बताया जाता है कि वो सफल, ये भी क्या हो गए, विफल रहा। ये कुछ भी नहीं रहा। और इरविन के साथ समझौता हुई। इरविन के साथ जो समझौता हुआ, कहा कि आप ये टोटल नियम को बंद कर दीजिए, हमारे जितने भी कैदिए हैं, आप जो भारतीय को रखे हुए जेल में, सबको छोड़ दीजिए, तब हम दांडी यात्रा को स्टॉप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो छोड़ देता है। और फिर क्या होता है कि वो नियम जब, यानी कि 34 तक चलता है। दांडी यात्रा कब तक चलती है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 34 तक चलता है। और जिसकी वजह से बताए जाते हैं कि वहां पे क्या होते हैं, खूब यानी कि क्रांति पे क्रांति, क्रांति के क्रांति होने चलते हैं। तृतीय सम्मेलन भी होती है, फिर भी वो सफलता नहीं होती। तृतीय सम्मेलन कब हुआ था, 24 दिसंबर 1932 को। ठीक है, इसके बाद बताई जाती है कि यह सब सम्मेलन से पहले, ये सब बातों से पहले गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। कौन सी समझौता होता है, पूना समझौता होता है। और उसी पूना समझौता आज अंबेडकर का ही देन है जो लोगों को आरक्षण दी गई है, छोटी छोटी जातियों वाले को आरक्षण दी गई। किसका देन है, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का ही देन है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चली। कितने, कौन सी युद्ध चली, द्वितीय विश्व युद्ध चले। लगभग इसमें 61 देश भाग लिए। ध्रुव राष्ट्र, यानी कि इसमें दो भागों में व्यक्त था, धुरी एवं मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्र। और जिसकी वजह से धुरी राष्ट्र की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। धुरी राष्ट्र क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और इसके बाद बताई जाती है कि जीत कैसे होती है, तो युद्ध स्टॉप नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से क्या करते हैं, एक नाकासाई एवं हिरोशिमा पे अमेरिका क्या करता है, बम गिरा देता है। जापान के नाकासाई एवं हिरोशिमा पे बम गिरा देता है, जिसके कारण ये युद्ध आरंभ हो जाती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, 1943 में। इसके बाद 1945 में ही 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। और 1945 के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। क्या आया, कैबिनेट मिशन, संविधान बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद संविधान भी, यानी कि हर एक देशों से लिया गया कुछ बातें, और संविधान हमारी तैयार हो गई। 9 दिसंबर 19
46 में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, फिर 11 तारीख को हुआ, फिर 13 तारीख को हुआ। इसी तरीके से बैठक स्टार्ट रही और इसके बाद बताया 300 वर्षों तक वर्षों में बताया कि हमारे भारत यानी कि संविधान को तैयार कर दिया गया। हाँ, 2 वर्ष 11 महीने कितने दिन लग गए? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगने के बाद हमारा संविधान जाके तैयार हुआ। ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भारत को है ना आजादी कब मिली थी? 1947 को। कब मिली थी? 47 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। पर हमारा संविधान पहले तैयार हो गए थे। कब तैयार हो गए थे? 26 नवंबर को ही हमारा संविधान 1949 में ही तैयार हो चुकी थी। पर कहा जाता है कि जब 30 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1930 में हम लोग झंडा तोलन कर चुके थे, जिसके कारण से 26 जनवरी को लागू किया गया। ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। यहीं तक